नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। पेंशन किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के लिए बुढ़ापे में लाठी जैसा सहारा बनती है। एक अधिकारी या कर्मचारी अपनी पूरी युवा अवस्था, पूरी जवानी किसी संस्था, किसी दफ्तर, किसी विभाग, किसी देश को समर्पित कर देता है, तो फिर राष्ट्र, देश और उस संस्था की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब वह कर्मचारी 60 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होगा, रिटायर होगा, जब उसके शरीर में जान नहीं रह जाएगी, वेतन जब उसे नहीं मिलेगा, तो फिर पेंशन उसे जरूर मिलनी चाहिए। ये सरकार की, राष्ट्र की, किसी भी देश की, किसी भी संस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यद्यपि इस जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत पहले से किया जा रहा है, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई। आइए आज हम देखते हैं पेंशन का फंडा क्या है। अपने देश में सन 2004 में एनपीएस की शुरुआत हुई। एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। उससे पहले अपने देश में एक पेंशन थी। एक कर्मचारी 58, 60 या 62, राउंड फिगर में कहें तो 58 वर्ष में सेवानिवृत्त होता था, और जितना भी उसका अंतिम वेतन होता था, अंतिम मूल वेतन का 50% उसे पेंशन के रूप में धनराशि हर महीने प्राप्त होती थी। 2004 में भारत सरकार ने इस पेंशन में बदलाव कर दिया। उसने एनपीएस की शुरुआत की। एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस की शुरुआत की। उस समय देश में अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब आप देखें कि 1/1/2004 में एनपीएस की शुरुआत हुई, और उसी 2004 में, मई 2004 में फिर से देश में लोकसभा के चुनाव हुए और भाजपा की सरकार बदल गई, और डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस अलायंस के प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत पहुंचे हुए अर्थशास्त्री, कई सालों से देश के वित्त मंत्री, वित्त सचिव, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। तो ऐसे बड़े अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने, और श्री पी चिदम्बरम, जो कि एक और बड़े अर्थशास्त्री थे, वो देश के वित्त मंत्री बने। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चलती रही, लेकिन दोनों बड़े अर्थशास्त्री पेंशन के फंडे को भांप नहीं पाए। ये नहीं भांप पाए कि कुछ वर्षों बाद ये जो एनपीएस की शुरुआत हुई है, वो हमारे कर्मचारियों का कितना अहित करेगी। दोनों बड़े अर्थशास्त्री थे। एक सरकार ने, भाजपा सरकार ने लागू किया, और दूसरी 10 साल तक अपनी सरकार चलाती रही, लेकिन ये भांप ना पाई कि कर्मचारियों का इससे हित होगा कि अहित होगा। अच्छा, कर्मचारी और कर्मचारी संगठन ये भी 8-9 साल तक नहीं भांप पाए कि हमें कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। कुछ लोग तो टोटल करते थे कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे इतने करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन 10 साल बाद ही ये पता लगा कि यह पेंशन योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए घातक है, आत्मघाती सिद्ध हो गई। हमारे सारे कर्मचारी संगठन उस समय सरकार के साथ थे। अब एक बात और यहां गौर करने वाली बात है कि पेंशन देना केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी अधिकार है। केंद्र अपने केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन देता है, राज्य अपने राज्य कर्मचारियों को पेंशन देता है, और राज्य का यह अधिकार है कि अगर वो चाहे तो केंद्र सरकार से कदम ना मिलाए, केंद्र अपनी अलग से पेंशन दे, राज्य सरकार अपना पेंशन सिस्टम अलग कर सकती है। ये एक बिल्कुल क्लियर बात है। अब आप देखें कि 1 अप्रैल 2005 से उत्तर प्रदेश में एनपीएस लागू हो गई। 2004 में तो केंद्र सरकार ने लागू कर दिया, राज्यों ने थोड़ा पीछे काम किया। तो 1 अप्रैल 2005 से उत्तर प्रदेश में एनपीएस लागू हो गई। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्री मुलायम सिंह यादव। कर्मचारी संगठनों ने भी विरोध नहीं किया, कर्मचारी नेताओं ने भी विरोध नहीं किया, कर्मचारियों ने भी विरोध नहीं किया, सरकार भी सहमत थी, सब सहमत थे। क्योंकि जब एक कोई नया सिस्टम आता है तो कुछ समय बाद ही उसकी अच्छाई, उसकी कमियां समझ में आती हैं। धीरे धीरे कर्मचारियों को बात समझ में आ गई, वो विद्रोह पर उतारू हो गए। यहां एक और बात ध्यान देने की है, जब ये एनपीएस लागू हुई, उसी समय पश्चिम बंगाल सरकार और त्रिपुरा सरकार ने अपने यहां एनपीएस लागू नहीं की थी। गौर कीजिएगा, देश के सारे राज्यों ने केंद्र सरकार के कदम से कदम ताल कर लिया, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार और त्रिपुरा ने अपने राज्यों में एनपीएस लागू नहीं किया।
इसका सीधा सा मतलब है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वो केंद्र सरकार के अनुसार पेंशन सिस्टम कर सकता है, अब अगर ना चाहे तो केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ और दे, राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को कुछ और दे सकती है। और एक बात और भी सुना है कि शायद तमिलनाडु ने भी उस समय अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ही दी, नई पेंशन में अपने कर्मचारियों को शायद वो नहीं लाए थे। लेकिन बंगाल और त्रिपुरा तो ये कन्फर्म है, इन लोगों ने एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अपने राज्य में लागू ही नहीं की। अब देखिए, समय बीतता गया, समय बीतने के साथ साथ न्यू पेंशन के नुकसान महसूस होने लगे और फिर कर्मचारी आंदोलन की राह पर आ गए। कर्मचारियों को नुकसान हो गया तो कर्मचारी तो आंदोलन करेगा, अगर आपका हित प्रभावित हो रहा है तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा। पेंशन हमारा अधिकार है, एक कर्मचारी एक अधिकारी का अधिकार है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। अपने कुरुक्षेत्र नामक काव्य में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसी पुरुषार्थ पर ही कौरव पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। उन्हें पांडवों को अपना राज्य नहीं मिल रहा था, अपना अधिकार नहीं मिल रहा था, उन्होंने महाभारत कर दिया। तो अगर कर्मचारी महाभारत करेंगे तो इसमें बड़ी बात क्या है? और कर्मचारी तो शांतिपूर्वक अहिंसा के साथ आंदोलन करते हैं, साहब क्यों नहीं सुनी जा रही उनकी बात? तो कर्मचारी आंदोलन की राह पर आ गए। अब जब कर्मचारी आंदोलन की राह पर आ गया तो साहब इसका मतलब यह है कि आपका सिस्टम ठीक नहीं है। अब सरकार ने क्या किया कि जब देखा कि कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश की। सरकार के पक्ष में बड़े बड़े अर्थशास्त्री, जिन्हें अर्थशास्त्र का आ भी नहीं पता है, वो भी समाचार पत्रों में एनपीएस के फायदे गिना रहे हैं, अधिकारी एनपीएस के फायदे गिना रहे हैं, सरकार के मंत्री एनपीएस के फायदे गिना रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि स्वयं पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित हैं और हम कर्मचारियों को एनपीएस के फायदे गिना रहे हैं। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब एक राज्य के शीर्ष राजनेता ने कहा कि अगर आपको पुरानी पेंशन लेनी है तो इलेक्शन लड़ो, विधायक बन जाओ, सांसद बन जाओ, फिर तुम्हारी भी पेंशन हो जाएगी। तो कर्मचारियों ने उन्हें सांसद विधायक बना ही दिया। तो उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, वसीम बरेलवी याद आते हैं। उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इसलिए साथियों, घर बैठने का समय नहीं है, लोहा गर्म है, चोट करो, उठ खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो। घर में बैठकर पेंशन नहीं मिलेगी। और जितना बड़ा पेंशन का आंदोलन हुआ है, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। अब सरकार के कानों में जू रेंगी है और इलेक्शन ने भी थोड़ा सा झटका दिया है, इसलिए सरकार के कान में जू रेंगी है। कर्मचारियों की धमक केंद्रीय सरकार को सुनाई देने लगी है। इसीलिए एक नई योजना केंद्र सरकार लेकर आ गई है जिसका नाम है यूपीएस। यूपीएस नाम की एक योजना है जो नई योजना है और इसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये यूपीएस लागू हो गई, एक अभी आई है और इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। अभी तो शगुफा छोड़ दिया गया है कि देश के कर्मचारी, देश के अधिकारी और जो पेंशन के लाभार्थी हैं वो आपस में बहस करें, विचार विमर्श करें और सरकार धीरे धीरे एक एक सूत्र छोड़ती रहेगी। अभी यूपीएस का पूरा फंडा क्लियर नहीं हुआ है। पूर्व वित्त सचिव श्री टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ और कमेटी ने 1.5-2 साल में अपनी एक सिफारिश प्रस्तुत की है, जिसमें सरकार ने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकारी कर्मचारियों के संगठन के नेताओं को बुलाया और उनके बीच में ये यूपीएस का मॉडल प्रस्तुत किया है। और मज़ेदार बात यह है कि उस यूपीएस में सरकारी संघों के जितने भी अध्यक्ष, मंत्री, सचिव आदि गए थे, सब पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित हैं, सब ओपीएस से हैं। अब आप सोचिए कि वो एनपीएस प्राप्त हमारा कितना हित करेंगे। लेकिन हाँ, हमने मान लिया कि ये हमारे संघ के नेता हैं तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए। अब देखिए यूपीएस में क्या क्या होता है। ये जो यूपीएस सरकार लाई है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की उम्मीद है। अब इस यूपीएस में कुछ लोग तो कह रहे हैं बहुत अच्छी है,
कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ठीक है, खराब है साहब, हमें मंजूर नहीं है। शिक्षक संगठन अटेवा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु, जो स्वयं एक शिक्षक हैं, उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें यूपीएस नहीं चाहिए। अन्य कई संगठनों ने भी नकार दिया है कि हमें यूपीएस नहीं चाहिए, हमें तो ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम हमें नहीं चाहिए। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि तीनों पेंशन स्कीमों में फर्क कितना है, कौन सी स्कीम हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी स्कीम हमारे लिए अच्छी नहीं है। देखिए ओपीएस, ये ओपीएस है, ये है ओल्ड पेंशन सिस्टम, पुरानी पेंशन योजना, जिससे कई लोग आच्छादित हैं। सन 2005 में उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी और देश के अन्य भागों में। तो ये तो ओल्ड पेंशन है, ये एनपीएस है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, नेशनल पेंशन सिस्टम, और ये यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो एकीकृत प्रणाली अब आई है, वो सरकार की बिल्कुल लेटेस्ट है। ये एनपीएस है, जो पिछले 15-16 वर्षों से 2005 से 2004 से लागू हुई थी, 20 वर्ष हो गए। और मज़ेदार बात यह है कि 20 वर्ष हो गए एनपीएस लागू हुए, अब भी सारे विभागों में लागू नहीं है। बहुत से विभागों के कर्मचारियों का जो 10% अंशदान है वो कट ही नहीं रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि कर्मचारी रिटायर हुआ, इसी बीच वेतन हुआ 70 से 80 हज़ार रिटायरमेंट पर, और पेंशन मिली 700, 1200, 1500। तब इसके नुकसान का पता चला, तब कर्मचारी आंदोलित हुए। आइए देखते हैं कि तीनों पेंशन स्कीमों में कितना अंतर है। अब आप देखें, जो पुरानी पेंशन है वो जब कर्मचारी रिटायर होता है तो अंतिम मूल वेतन जितना भी उसका बनता है उसका 50% पेंशन के रूप में उसे मिलता है। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी 50,000 मूल वेतन पर रिटायर हुआ तो 50% मतलब 25,000 रुपये उसकी पेंशन बनी। और सरकार साल भर में 2 बार महंगाई भत्ते की घोषणा करती है, डियरनेस अलाउंस डीए की घोषणा करती है। तो जिस प्रकार एक कार्यरत कर्मचारी को डीए मिलता है, उसी तरह एक रिटायर कर्मचारी को डीआर मिलता है, पेंशन रिलीफ, डियरनेस रिलीफ, डीआर मिलता है उसे, महंगाई राहत जिसे कहते हैं। तो रिटायर वाला डीआर लेता है और कार्यरत कर्मचारी को डीए मिलता है। बात एक ही है, बराबर है, सिर्फ नाम का अंतर है। उतना ही प्रतिशत डीआर है, उतना ही प्रतिशत डीए है। तो पुरानी पेंशन स्कीम में अंतिम मूल वेतन का 50% एक कर्मचारी को मिलता है। अब एनपीएस की हालत देख लीजिए। एनपीएस में ये बाजार पर निर्भर है, कुछ पता नहीं कितना, क्योंकि एनपीएस का पैसा 10% हर महीने कर्मचारी का कटता है और 14% सरकार देती है। दोनों मिल करके जितना भी ब्याज हुआ सब सहित एनपीएस का पैसा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। अब शेयर बाजार अगर ऊंचाई पर है तो आपको ऊंची पेंशन मिलेगी, अगर शेयर बाजार डाउन है, बाजार लुढ़का हुआ है, तो आपकी पेंशन भी लुढ़क जाएगी। अच्छा, एक कर्मचारी जो 10% अपना कटवाता है और 14% सरकार देती है, कुल मिलाकर के ब्याज सहित जितना भी उसका पैसा बनेगा, ऐसा किया जा रहा है कि जितना भी पैसा बनेगा सेवानिवृत्ति के समय उसका 60% तो नकद दे दिया जाएगा उस कर्मचारी को, बचा 40%। 40% में शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार पेंशन बनेगी। इसलिए कोई नहीं कह सकता कि कितनी पेंशन बनेगी, ये बाजार के ऊपर निर्भर है। अब यूपीएस देख लीजिए। अब यूपीएस जो अभी सरकार लाई है, अभी पूरे देश में चर्चा ही हो रही है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या है। उसमें सरकार ने ये इंगित किया है कि 25 वर्ष की सेवा पर आपको 50% पेंशन दी जाएगी। अगर आपकी सेवा 25 वर्ष हो गई तो 50% सिस्टम पेंशन मिलेगी। मतलब जैसे पुरानी पेंशन में है मूल वेतन का 50%, ऐसे ही यूपीएस में भी है। 25 वर्ष की सेवा आपकी पूरी हो जाएगी तो 50% आपको पेंशन उसकी दी जाएगी। और उसमें भी एक छोटा सा फंडा और है कि 1 साल के वार्षिक वेतन के औसत का 50% दी जाएगी। उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन सेवा आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी आपको 50% मिलेगी। अब देखें पुरानी पेंशन में क्या है, न्यूनतम 9,000 पेंशन है। पुरानी पेंशन में अगर किसी कर्मचारी की सेवा कम है, 20 वर्ष की सेवा पर उसे 50% पुरानी पेंशन योजना में इस समय पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर 20 वर्ष नहीं पूरे हैं
तो समानुपातिक ढंग से घटती हुई पेंशन मिलेगी, लेकिन 9,000 से कम नहीं मिलेगी पुरानी पेंशन योजना में। एनपीएस में देखिए कोई गारंटी नहीं, ये बाजार बताएगा कितनी पेंशन मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी। हो सकता है 1,000 मिले, हो सकता है 500 मिले, हो सकता है 5,000 मिले, कुछ पता नहीं, बाजार पर निर्भर है। और यूपीएस में ये बात है कि न्यूनतम 10,000 पेंशन मिलेगी, कम से कम 10,000 आपको पेंशन मिलेगी, और सेवा चाहे जितनी हो। और एक बात और बता दूं, जो अभी तक आंकड़ा निकल कर आया है वो ओपीएस पुरानी पेंशन में तो 9,000 कम से कम पेंशन बनेगी, और यूपीएस में 10,000 पेंशन बनेगी, और प्लस डीआर लगकर ये आंकड़ा निकल कर आया है कि कम से कम 15,000 से कम किसी की पेंशन नहीं बनेगी। ये यूपीएस में निकल कर आया है। आगे देखिए ओपीएस में क्या होता है, वर्ष में 2 बार डीआर लगता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी को डियरनेस अलाउंस वर्ष में 2 बार दिया जाता है। एनपीएस में कोई गारंटी नहीं, और यूपीएस में भी 2 बार डीआर मिलेगा कर्मचारी को। अब देखें आश्रित को आधी पेंशन या 30% पेंशन, इसमें 2 फंडे हैं। ओपीएस में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को पहले 10 साल तक जो वो आधा पेंशन पाता था उतनी मिलेगी। 10 साल के बाद उसके आश्रित को, चाहे पति हो चाहे पत्नी, उसे 30% पेंशन देने का प्राविधान है। प्राविधान मित्रों एक शब्द है हम अक्सर प्रयोग करते हैं कि प्रावधान। ये प्रावधान शब्द व्याकरण के हिसाब से गलत है। आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे बताते हैं कि प्रविधान होना चाहिए, प्रविधान। और दैनिक जागरण ने प्रविधान को स्वीकार भी कर लिया है, उनके व्याकरणाचार्यों ने स्वीकार कर लिया है। तो प्रावधान अशुद्ध होता है, हमें प्रविधान अपनी जबान पर लाना होगा, अभी तो प्रावधान ही निकलता है। तो ये प्रविधान है। मृतक पुरानी पेंशन योजना में आश्रित को आधी और 30% पेंशन मिलती है। एनपीएस में कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, वक्त बताएगा। अब यूपीएस में देखिए आजीवन 60% आश्रित को ये पेंशन मिलती रहेगी। देखिए जहां पुरानी पेंशन योजना में आश्रित को 10 साल बाद 30% मिलेगी, एनपीएस में कोई गारंटी नहीं है, वहां यूपीएस में 60% पेंशन मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। ये जो पुरानी पेंशन योजना है इसमें सेवक का कोई अंशदान नहीं है। जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो पेंशन के लिए कोई अंशदान नहीं करता। उसका जो जीपीएफ कटता है 10% न्यूनतम जीपीएफ जो कटता है, आप थोड़ा ज़्यादा भी कटवा सकते हैं, वो बाद में जब सेवानिवृत्ति का समय आता है तो ब्याज जोड़कर आपको मिल जाता है, और पेंशन के लिए आपको कोई अंशदान नहीं करना पड़ता। अब एनपीएस में देखिए 10% अपना धन सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को लगाना पड़ता है, और उसमें 14% सरकारें देती हैं, और इन सब का ब्याज मिल करके सेवानिवृत्ति के समय जितना भी पैसा बनता है टोटल का 60% सेवानिवृत्त कर्मचारी के खाते में आ जाता है नकद, और बचा 40% उससे पेंशन मिल जाती है। और ओपीएस में देखिए क्या है, 10% तो सेवक का कटेगा, मतलब कर्मचारी या अधिकारी का कटेगा, और सरकार देगी 18.5%। यहाँ ये मार्केबल बात है, सरकार 18.5% देगी और कर्मचारी अपना 10% देगा, जैसे वो एनपीएस में दे रहा है। लेकिन इस पैसे का क्या होगा, इस बारे में कोई खुलासा अभी नहीं किया गया है, क्योंकि ये पैसा तो बहुत बैठेगा। 10% अधिकारी या कर्मचारी का, 18.5% सरकार का, और कुल मिला करके फिर इसका ब्याज भी बनेगा, तो ये तो पैसा बहुत होगा। लेकिन ये पैसा कहाँ जाएगा, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अब देखिए अगर किसी कर्मचारी की पुरानी पेंशन में सेवा 20 वर्ष हो गई है तो उसे पूरी पेंशन मिलेगी। याद रखिएगा, पुरानी पेंशन योजना में किसी कर्मचारी की सेवा अगर 20 वर्ष हो गई है तो उसे पुरानी पेंशन पूरी मिलेगी। 20 वर्ष की सेवा पर अंतिम मूल वेतन का 50% ये कर्मचारी को मिलेगा। एनपीएस में बाजार आधारित है, और ओपीएस में अगर आपकी 25 वर्ष सेवा नहीं हुई है तो समानुपाती पेंशन मिलेगी, थोड़ा बहुत कम मिलेगी। अब पुरानी पेंशन योजना का एक फायदा ये देखिए, 80 वर्ष, मान लीजिए 60 वर्ष में कोई कर्मचारी रिटायर हो गया और वो 20 वर्ष और जी गया, 80 वर्ष का जब हुआ तो उसके पेंशन में 20% की वृद्धि होगी। लगे हाथ देखिए, अगर वो 85 वर्ष का हो गया तो उसकी पेंशन में 30% की वृद्धि होगी। अगर वो 90 वर्ष तक जीवित रहता है
तो 40% की वृद्धि होगी। अगर वो 95 वर्ष तक जिंदा रहता है तो 50% की वृद्धि होगी, और अगर वो 100 वर्ष तक जिंदा रह गया तो पेंशन में 100% की वृद्धि होगी। 60 साल में कर्मचारी रिटायर हुआ, मान लीजिए उसकी पेंशन बनी 30,000, तो 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल, जितनी उम्र उसकी बढ़ती जाएगी उतनी पेंशन बढ़ती जाएगी। और अगर वो 100 वर्ष का हो गया तो अगर जब रिटायर हुआ था तो 30,000 पेंशन थी, तो 100% का मतलब 60,000 पेंशन हो जाएगी। लेकिन आज की जीवन औसत आप जानते ही हैं 65 से 70 साल, इससे ज़्यादा तो होती नहीं। कोई बिरला बड़ा भाग्यशाली ही 100 वर्ष की आयु पूरी कर पाता है, नहीं तो कई तो ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के 2-3 साल बाद ही कर्मचारी या अधिकारी की मृत्यु हो गई, उसके आश्रित को पेंशन मिलती है। और मान लीजिए वो पत्नी है तो पत्नी भी 2-4 साल में ख़त्म हो गई, काम खत्म हो गया। अब सरकार को पुरानी पेंशन देने में जाने क्या परेशानी है, जबकि एनपीएस और ओपीएस में सरकार को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखिए कि 80 बरस में एनपीएस का कोई मतलब नहीं है, 85 वर्ष में कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, 100 वर्ष हो जाए, 80 वर्ष हो जाए, इसमें कोई मतलब नहीं है। बस एक बात है एनपीएस में कि अगर कर्मचारी बीच में ही दिवंगत हो जाता है, उसका निधन हो जाता है, तो उसके आश्रित को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। एनपीएस में इतना फायदा है बस, लेकिन कर्मचारी के जीवित रहते कुछ नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए यूपीएस में क्या है, 30 वर्ष की अगर आपकी सेवा हो गई तो जब आप 25 वर्ष की अगर आपकी सेवा हो गई तो आपको पेंशन, अंतिम मूल वेतन का आधा पेंशन बन गई आपकी। लेकिन अगर आपकी सेवा 30 वर्ष की हो गई तो 6 माह का वेतन आपको अलग से मिलेगा रिटायर होने के बाद। और देखें ग्रेच्युटी का भी लाभ मिलेगा, जो उपदान जिसे बोलते हैं, ग्रेच्युटी का भी लाभ मिलेगा। और 10 वर्ष की सेवा के बाद महंगाई सहित 15,000 कम से कम आपकी पेंशन बनेगी। मतलब ये मान लीजिए कि यूपीएस में जो नई पेंशन योजना सरकार ने प्रस्तुत की है, अगर आपकी सेवा 10 वर्ष की हो गई तो कम से कम 15,000 रुपये आपको मिलेंगे। 10,000 तो सरकार देने की बात कर रही है, उसमें डीआर जुड़ जाएगा, तो ये मान लीजिए कि 15,000 से कम आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह मैंने तीनों पेंशन योजना के फायदे और नुकसान आपको बताए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें बची हैं वो मैं आपसे उसकी चर्चा करता हूं। देखिए यूपीएस में हर माह की सरकारी सेवा के बाद जो यूपीएस की जो नई पेंशन योजना है, इसमें सरकार ने एक ट्रिक दी है। वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि यूपीएस में यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में हर 6 महीने की सेवा के बाद मूल वेतन और डीए का 1/10 ये धनराशि आपको सेवानिवृत्ति के समय मिलेगी, जो पेंशन और ग्रेच्युटी से अलग होगी। समझ लीजिएगा, अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में हैं तो हर 6 महीने की सेवा के बाद मूल वेतन और डीए का जितना भी बना उसका 1/10, मान लीजिए 1 लाख आपका मूल वेतन और डीए मिलाकर है, तो उसका 10 मतलब 10,000, ये 10,000 की धनराशि अलग से सुरक्षित की जाएगी। और जब आप सेवानिवृत्त होंगे तब आपको ये मिलेगी। ये पेंशन और ग्रेच्युटी से अलग राशि होगी। इस धनराशि का नाम सोमनाथन कमेटी ने सुपर एनुएशन किया है। ये एक छोटी सी धनराशि आपको मिलेगी सेवानिवृत्ति के बाद यूपीएस में, सुपर एनुएशन के नाम की। अब देखें कि इस समय जो एनपीएस है, एनपीएस पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या लगभग 26.5 लाख है, लगभग 26.5 लाख है। और राज्यों के कर्मचारियों की संख्या 67 लाख है इस समय जो एनपीएस से आच्छादित हैं, और कई लाख पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित हैं। अब एक और गणित आपको दिखाना चाहता हूं कि यूपीएस लागू होने पर यदि कोई कर्मचारी 60,000 मूल वेतन पर सेवानिवृत्ति पाता है तो उसे क्या मिलेगा। देखिए, अगर कोई कर्मचारी यूपीएस जो यूनिफाइड सिस्टम है, जो अभी सरकार लेकर आई है, कल परसों लेकर आई है, अगर ये लागू हो जाता है ठीक से और लगता है कर्मचारियों को कि इसमें हमारा हित है, इसे वो स्वीकार करते हैं, तो होगा क्या इसमें कि यदि कोई कर्मचारी 60,000 मूल वेतन पर सेवानिवृत्त होता है और 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद, तो उसे मूल वेतन का 50% मिलेगा, जो कि 30,000 होगा। और इस पर डियरनेस रिलीफ, महंगाई राहत, रिटायरमेंट को महंगाई राहत मिलती है, कार्यरत को
डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, और रिटायरमेंट को महंगाई राहत मिलती है। उतना ही होती है जितनी 3% की घोषणा कार्यरत को, 3% वही लागू होगा रिटायरमेंट वाले पर। तो देखिए 60 हज़ार मूल वेतन है तो 30 हज़ार उसका बन गया, प्लस डीआर बन जाएगा। अब अगर उसकी मृत्यु हो गई दुर्भाग्यवश, तो जो मृतक आश्रित है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, वो 30 हज़ार तो उसे वेतन, 30 हज़ार उसे पेंशन मिली, तो 30 हज़ार का 60% उसके आश्रित को मिलेगा, जो कि 18 हज़ार बैठा और प्लस डीआर लग जाएगा। मान लीजिए सेवानिवृत्ति के समय किसी का मूल वेतन 70 हज़ार है तो उसे 35 हज़ार वेतन मिले, पेंशन मिलेगी और प्लस डीआर मिलेगा। और अगर उसकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 35 हज़ार का 60% अर्थात 21 हज़ार प्लस डीआर मिलेगा। मान लीजिए कि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी अधिकारी का मूल वेतन 80 हज़ार है तो कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद 40 हज़ार मिलेगा, उसके ऊपर डीआर मिलेगा। और फिर अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो उसकी पत्नी को, जो कि उसकी आश्रित होगी, उसे 40 हज़ार का 60% अर्थात 24 हज़ार प्लस डीआर मिलेगा। अब देख लीजिए एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनना अनिवार्य है। ये दोनों आपके सामने हैं, सरकार ने रख दिया है, या तो एनपीएस या यूपीएस में से एक आपको चुनना अनिवार्य है। लेकिन मूल ओपीएस नहीं देंगे, और यूपीएस एनपीएस से तो बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन जो अंशदान हमारा होगा 10% और जो सरकार करेगी 18.5%, वो कहाँ जाएगा, इसका कोई खुलासा अब तक नहीं हुआ है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में जब राजाज्ञा जारी होगी, जब कैबिनेट इसे पास करेगी, जब संसद में बहस होने के बाद ये पास स्कीम हो जाएगी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पास हो जाएगी, तब देखना है कि असली बात निकल कर क्या आएगी। तब तक मित्रों शांत नहीं बैठना है। ये आपके संघर्ष का ही नतीजा है जो कि ये यूपीएस सरकार लेकर आई है। नहीं, सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें किसी भी कर्मचारी के पक्ष में नहीं होती। जब उन्हें वेतन देना होता है, पेंशन देना होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने घर का गेहूं बेचकर पेंशन दे रहे हैं, और अपने लाव लश्कर पर बजट का आधा सरकारी लाव लश्कर पर धन खर्च होता है। बजट का आधा सरकारी लाव लश्कर पर एक मंत्री चलता है, देखिए उसके पीछे कितनी गाड़ियां चलती हैं, उसे कितना खर्च होता है, उसके वेतन भत्ते देख लीजिए। मज़ेदार बात है, जब सांसदों विधायकों को, जो कि माननीय हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, नीति नियंता हैं, देश वही चलाते हैं, उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री बनता है, जब उन्हें अपना वेतन भत्ता बढ़ाना होता है तो एक स्वर से, चाहे जितने विरोधी हों आपस में, चाहे जितने राजनीतिक दल के सांसद विधायक हों, माननीय हों, उन्हें कुछ नहीं, मेज थपथपा कर स्वागत करके अपना वेतन भत्ता बढ़ा लेते हैं। अब आप यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आए हैं, तो क्यों ना यही स्कीम सांसदों विधायकों पर भी लागू हो जाए। पूरे देश में एक ही पेंशन लागू होनी चाहिए, उनके लिए अलग, हमारे लिए अलग। तो साथियों, हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है, हमें संगठनों में बंटना नहीं है, हमें एकजुट रहना है। अगर आप इकट्ठे रहे तो कुछ भी ले सकते हैं, और अगर आप बिखर गए तो अनेकता, हमारी अनेकता का लाभ सदियों से विदेशियों ने उठाया है, हमारे देश पे शासन किया है। अब हमारी ही सरकार है, अपने कर्मचारी की सुधने ले रही है, तो हमें बैठना नहीं है। मैं दिनकर जी की 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि याचना नहीं, याचना माने मांगना, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, जीवन जय या मरण होगा। जय भारत।